मैं विश्वजीत कुमार आप लोगों का नॉलेज मॉल में स्वागत करता हूं। कल आप लोगों के लिए हम एक क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए कि हम लोगों को 2 लाख का सारा अपवर्तक फाइंड आउट करना था। ओके, क्या निकालना था हम लोगों को? टोटल नंबर ऑफ अपवर्तक। तो देखिए, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 लाख को हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज के लिए एलसीएम नहीं निकालेंगे, तो 2 इंटू 1 लाख होगा। तो पहले 2 लिख लिए। 1 लाख क्या होगा? तो 1 लाख पर 5 शून्य, तो देखिए 25 गुना 4, ओके 2 शून्य, फिर 25 गुना 4, फिर 2 शून्य, 4 शून्य हो गया, फिर 5 गुना 2 1 शून्य, तो ये हो गया हमारा 2 लाख। अब इसको पूरी तरह से फैक्टराइज कर दे, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ले आते हैं। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, 5 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1, तो टोटल 2 पे पावर कितना हो जाएगा 1, 2 1 3, 3 2 5, 1 6, तो 2 का पावर 6 इंटू फिर 2 2 4 1 5, 5 का पावर 5। ओके, तब देखिए टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 6 है ना, इससे एक आगे बढ़ा दे 7 हो जाएगा, इंटू यहाँ 5 है तो एक आगे बढ़ा दे क्या हो जाएगा 6। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा वो क्या होगा 42। ठीक है, अब देखिए इस फैक्टर में 1 भी शामिल है। दैट मीन्स अब देखिए 2 लाख की फैक्टर की बात करें तो क्या रहा होगा, अगर हम लोग 2 लाख का फैक्टर की बात करें तो क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। ठीक है, 5 के बाद क्या होगा 8 होगा, 8 के बाद 10 होगा, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। ओके, तो काउंट कीजिएगा तो 42 होगा। अगर बोला जाए इसमें अदर देन 1, ठीक है ना, अदर देन 1 मतलब 1 को छोड़कर, तब उसकी संख्या क्या होता, तब बोलता कि फैक्टर फैक्टर की संख्या तो चाहिए लेकिन 1 को छोड़कर, तो एक इसमें से घटा देंगे 42 माइनस 1, तब क्या हो जाएगा 41। ओके, लेकिन हम पूछे थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 42। ओके, फिर देखते हैं, अब हम लोग अपने सेट की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए आप लोग। एक व्यक्ति ने 72 किलोमीटर की दूरी की यात्रा 12 घंटे में की। अच्छा, तो 72 किलोमीटर जो है वो कितने घंटे में तय कर रहा है, 12 घंटा में, इन 12 आवर में। इसका मतलब इसका टोटल जो स्पीड की बात करें, सॉरी हाँ 12 घंटे में तय करता है, तो अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या रहा होगा, एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ दूर किससे करता है 5 किलोमीटर, किससे, पैदल। तो पैदल जो तय करता है उसका स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, फिर 10 किलोमीटर की यात्रा किससे करता है, साइकिल से। ठीक है, तो साइकिल वाला जो है वो किस स्पीड से है, आपका 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखिए ये पैदल हो गया, ये साइकिल हो गया। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर, तो वो एवरेज को यहाँ रख देंगे, यहाँ घटा दीजिए तो ये 4, यहाँ घटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पर ये T1/T2 ये टाइम का रेशियो हो जाता है, कि टाइम का रेशियो क्या हो गया 4:1। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि पैदल चला होगा 4 यूनिट और साइकिल से चला होगा 1 यूनिट। ओके, तो 12 घंटा में पैदल कितना चला होगा, तो जल्दी से बताइए, 12/5 इंटू 4, इसका मतलब इतना देर पैदल चला है, और इसका स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, जल्दी से बताइए, ये टाइम हो गया, वेलोसिटी क्या है 5, तो इंटू वेलोसिटी कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर। ओके, बन गया हमारा क्वेश्चन। फिर आते हैं नेक्स्ट, बोल रहा है कि एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर से हर वर्ष ब्याज दर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्ष में 7,000 रुपया और 8 वर्ष में 10,000 रुपया हो जाता है, तो वो मूल धनराशि कितनी थी। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि वो मूल धनराशि P था, ठीक है, तो P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर 8, ये होगा क्या 8 साल में, 8 साल में कितना हो जाता है 10,000। फिर P इंटू 1 प्लस R/100,
ये कितना 4 साल में, 4 साल में कितना हो जाता है 7,000 रुपया हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दिया गया है ठीक है, इसका और इसका रेशियो निकाल लेते, इतना बाई इतना इज इक्वल टू इतना बाई इतना हो जाएगा। रेशियो जब निकालेंगे तो पी पी कैंसिल दैट, और यहाँ से यहाँ 4 है यहाँ 8 है, तो क्या बचेगा कट के 1 प्लस आर बाय 100 का पावर 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10/7। ओके, अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, वह मूल धनराशि कितनी है। तो हम लोगों को पता था कि 4 साल में 4 वर्ष में कितना हो जाता है 7,000 रुपया। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का पावर 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7,000 रुपया। क्यों, क्योंकि 4 वर्ष में 7,000 रुपया ले हो जा रहा है। अब देखिए 1 प्लस आर बाय 100 का पावर 4 का वैल्यू कितना रखेंगे 10/7, तो ये कितना हो जाएगा P इंटू 10/7 इज इक्वल्स टू 7,000, ऐसा रखेंगे, एक जीरो गैप, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा 4900। ओके, तो आंसर सी हो जाएगा हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है अल्पिता को उसके पिताजी ने कोई धनराशि दी, कितने वर्ष में 6% साधारण ब्याज की दर से उस धन और उस पर मिलने वाले ब्याज का अनुपात 10:3 होगा। इसका मतलब अनुपात कितना 10:3 का, तो ये मूलधन है और ये ब्याज है, ठीक है 6% के दर से। ओके, तो देखिए ये मूलधन हो गया, तो मूलधन का 6% टी टाइम में उसका ब्याज क्या हो जाएगा 3, पता है ना हम लोगों को, ये मूलधन हो गया बोल दिया यहाँ पर, और इसको ब्याज मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्याज क्या होता है मूलधन है ना गुना समय गुना दर इक्वल्स टू ब्याज, इसके बराबर कर दिए। यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो एक जीरो कैंसिल, 3 2 जा 2 5 जा, तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 ईयर्स हमारा आंसर। ओके, फिर बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं 5 7 और 12 के अनुपात में है, उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग कितना हो गया 17, दूसरी से 50 अधिक है। अच्छा जी, दूसरी से कितना अधिक है 10, देख रहे हैं ना दूसरा से कितना अधिक है 10, तो 10 बराबर क्या हो गया 50, तो तीनों संख्याओं का योग, तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 5 12 12 24, इसका मतलब 10 बराबर अगर 50 है तो 24 बराबर कितना हो जाएगा 50/10 अगुना 24, तो कितना हो जाएगा 24 पंचे 120। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाया, तो कुल रन कितना बनाया होगा 11 गुना 23 बनाया होगा। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों की औसत रन बताएं, तो पहले खिलाड़ी कितना बनाया 113, इसमें से पहले खिलाड़ी का रन निकाल देते हैं, तो बचेगा कितना खिलाड़ी, अब 11 खिलाड़ी था, एक खिलाड़ी का रन निकाल दिए, बचेगा कितना 10 खिलाड़ी, तो डिवाइड बाय 10। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 33 और 25 माइनस 113/10, तो 140/10, तो आंसर क्या हो जाएगा 14। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। नंबर 6 कि किसी कार्य को 60 दिन में, ओके 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया गया। अच्छा ठीक है, तो क्या देखता है कि 32 दिनों के बाद पता चलता है कि कार्य का केवल 2/5 भाग पूरा हो पाया है। अच्छा, इसका मतलब 32 दिन 35 लोग काम किया है, तो काम का कैपेसिटी ये हो जाएगा, इस कैपेसिटी जो है किसके बराबर है 2/5 काम के बराबर है। ठीक है, शेष कार्य को उसी अवधि में पूरा करने के लिए, यानी कि 60 दिन में ही पूरा करना है, तो काम 32 दिन चला है, इसका मतलब 28 दिन और बाकी है। कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो मान लेते हैं x व्यक्ति की आवश्यकता होगा, तो ये इतने कैपेसिटी के कार्य को कितने लोग कर, सॉरी इतना कैपेसिटी वाला करने के लिए ये जो कैपेसिटी है कितने कार्य के बराबर होगा 3/5, चूंकि 2/5 तो हो चुका है, बचा कितना 3/5। तो देखिए जो कैपेसिटी का रेशियो होता है, ये भी कैपेसिटी ये भी कैपेसिटी का रेशियो काम के रेशियो के बराबर होता है। ओके, तो 28 गुना x बाय क्या हो जाएगा 32 गुना 35, तो बराबर क्या हो जाएगा 3/5, अब बाय 2/5।
ठीक है ना, ये 3/5/2/5, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3:2। ओके, इस यहाँ से x निकाल लेंगे, 7 4 जा 7 5 जा, ओके 2 16 टाइम्स 4 4 जा, तो x बराबर कितना हो गया 60, दैट मीन्स 60 आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो पहले से कितना है 15 व्यक्ति तो पहले से है, इसका मतलब कितना और चाहिए, तो 25 व्यक्ति का और आवश्यकता होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है दिस इक्वल्स टू दिस, तो a/b चाहिए। क्या करते हैं यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, रूट अंडर 0.03 इंटू 0.3a है इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू 0.3 इंटू रूट b है। तो दोनों साइड क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.03 इंटू 0.3 a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3 और ये क्या हो जाएगा b, ओके। फिर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 और इसका एक 0, फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4, नीचे कितना शून्य हो जाएगा 4, तो सारा पॉइंट्स यहाँ से गायब। तो कितना हो गया 3 खत्म 3 खत्म। अब देखिए 3 3 2 को 3 खत्म 2 को 3 खत्म, तो हम लोग को चाहिए क्या a/b, a/b क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, 3 3 जा 9, तो 0.9, क्योंकि यहाँ पर एक ही 0 बचा हुआ है तो आंसर हो जाएगा हमारा b, ओके। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि 80 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई, कितना 800 चॉकलेट, सॉरी 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दोगुनी चॉकलेट मिलती है, तो छात्र अगर आपका x है, ठीक है, तो चॉकलेट कितना मिलेगा जल्दी से बताइए, तो सबको चॉकलेट मिलेगा 2x, ओके। तो अब देखिए टोटल चॉकलेट कितना, एक छात्र को क्या बोल रहा है कि प्रत्येक छात्र में छात्रों की संख्या की दोगुनी चॉकलेट मिलती है, यानी कि 2x पर स्टूडेंट है, ये पर स्टूडेंट मिलता है। तो टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ जल्दी से बताइए, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2x इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 800, चूँकि इतना चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400, x बराबर हो जाएगा √400, इसका मतलब कितना 20। तो हम लोगों को चाहिए क्या कक्षा में छात्रों की संख्या, तो क्या हो जाएगा 20, चूँकि यही तो x है हमारा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि कोई दुकानदार एक वस्तु की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 22% की छूट देने के बाद उसे 11% का लाभ मिलता है। अच्छा, अंकित मूल्य 888 रुपया है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक बात देखिए हमेशा याद रखिएगा, जरा सोचिए कि अगर हम लोग अंकित मूल्य को x मान लेते हैं, ठीक है, अंकित मूल्य क्या है x, ओके, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका अंकित मूल्य x है तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, तो इस पर क्या दिया है, अगर d% का डिस्काउंट है, ये क्या है डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा जल्दी से बताइए, तो x इंटू 100 माइनस d/100, ये सेलिंग प्राइस रहा होगा। अगर ये सेलिंग प्राइस है तो CP क्या होगा, अगर इस पर आपका P% का प्रॉफिट हो तो CP क्या होगा जल्दी से बताइए, तो क्या हो जाएगा, तो CP तो SP से बनेगा, तो SP कितना 100 इंटू 100 माइनस d/100 इंटू, अब CP पर पहुंचना है तो CP पर अगर पहुंचना है, इसमें P% का प्रॉफिट है तो क्या करना पड़ेगा 100/100 प्लस P, ऐसा होगा, यहाँ से 100 यहाँ से 100 कैंसिल, क्या हो जाएगा x इंटू 100 माइनस d/100 प्लस P, ऐसा होगा। अब देखिए अंकित मूल्य अब बाय CP का रेशियो निकाल लेते हैं, तो अंकित मूल्य बाय CP करेंगे तो क्या हो जाएगा x बाय दिस, x इंटू 100 माइनस d/100 प्लस P, तो x कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये 100 प्लस P/100 माइनस d, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए अगर CP बाय मार्क प्राइस का रेशियो चाहिए, चूंकि अंकित मूल्य को क्या हो जाएगा ये 100 माइनस d/100 प्लस P, तो याद रखिएगा कि अगर अंकित बाय CP चाहिए तो क्या होगा 100 प्लस P/100 माइनस d, तो हम लोगों को याद रखना चाहिए अंकित बाय CP का ही रेशियो याद रखना चाहिए, ठीक है।
तो अब देखिए, तो अंकित प्राइस, मार्क प्राइस और सीपी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का है, ध्यान दीजिएगा 11% का प्रॉफिट है, तो 111 बाय क्या होगा 100 माइनस डी, तो उस पर डिस्काउंट देता है कितने का, 22% का छूट देता है, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 72, सॉरी 100 माइनस 22, कितना आ जाएगा 78। तो ये रेशियो हो गया मार्क प्राइस और सीपी का। ओके, बोल रहा है कि अंकित मूल्य 888 रुपया है, इसका मतलब ये 888 के बराबर रहा होगा। ये कैसे बनेगा, तो 111 गुना 8 कर देंगे तो बाय क्या हो जाएगा 78 इंटू 8 कर देंगे, तो यही हो जाएगा हमारा क्या सीपी। सॉल्व कर दीजिए तो 88 64 एक ही में आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 624। तो एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा कि मार्क प्राइस बाय सीपी का जो रेशियो होता है, जल्दी से बताइए क्या होता है, मार्क प्राइस बाय सीपी का रेशियो क्या होगा 100 प्लस पी बाय 100 माइनस डी। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर में स्पर्श करते हैं। अच्छा, एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, ठीक है। तो इसको क्या करता है, एक उभयनिष्ठ एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। बोल रहे हैं कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्श की लंबाई चाहिए। तो ये जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं हम लोग उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, ठीक है। हम लोगों को इसकी लंबाई चाहिए। तो देखिए, इसका सेंटर यहाँ पर है और इसका सेंटर मान लीजिए कभी यहाँ पर है, तो ये R1 रेडियस हो गया और ये क्या हो जाएगा R2 रेडियस हो जाएगा। ओके, तब देखिए ये कितना होगा, तो निश्चित है कि ये R1 ये R2, तो ये टोटल कितना रहा होगा R1 प्लस R2 रहा होगा। अब यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये R1, तो ये लेंथ भी क्या रहा होगा आपका R1 के बराबर रहा होगा, ये R1 और ये पूरा R2, तो इतना सा क्या रहा होगा जल्दी से बताइए, तो ये रहा होगा आपका R2 माइनस R1, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा ये जो लंबाई है जितना ये होगा उतना ये भी होगा, और ये जो यहाँ से यहाँ तक मीट कर रहा है जहाँ पर, इसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, तो रूट अंडर, चूंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दिस एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्या होगा दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ऐसा होगा ना, इस फॉर्म में बन चुका है, जहाँ पर ये है R1 प्लस R2 और ये जो लेंथ है ये क्या है R2 माइनस R1। ओके, तो क्या होगा दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा रूट अंडर 4 R1 R2 इसका वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे, दो त्रिज्या दिया हुआ, इसका मतलब ये R1 है और ये क्या है R2 है। तो याद रखिएगा कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई होता है रूट अंडर 4 R1 R2। तो रूट अंडर 4 R1 के जगह हो गया 8, R2 के जगह हो गया 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं 4 कॉमन, ठीक है। तो फिर हो जाएगा आपका यहाँ से 2 कॉमन, तो 8 रूट 3 हो जाएगा। तो 8 इंटू रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8, दैट मीन्स 13 के करीब होगा आंसर, तो 13.86। ओके, चलिए अब देखिए फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं इस चीज़ को ये कैसे हुआ था। चलिए हम एक अच्छा सा सर्किल बना करके समझा दे रहे हैं आप लोगों के लिए। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, और एक और सर्किल है, मान लीजिए एक और सर्किल है ऐसा। चलिए थोड़ा इसको बड़ा सर्किल बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा ये दोनों एक दूसरे को कहीं मीट कर रहा है इस तरह से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका जो है एक सेंटर यहाँ पर है और एक सेंटर यहाँ पर है इसका, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या है यहाँ पर कि एक आपका टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ध्यान दीजिएगा ये टेंजेंट है, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये टेंजेंट है आपका, ठीक है। अब देखिए क्या किया गया यहाँ पर, आपके पास दिया गया है कि एक रेडियस ये यहाँ से यहाँ मिला दिए हम, और एक रेडियस हम लोग यहाँ मिला दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा
एक रेडियस यहाँ मिला दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ये रेडियस आपका R1 और ये रेडियस है R2। ये जो लेंथ देख रहे हैं ना, ये जो लेंथ देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, यही कहलाता है हमारा अनुस्पर्श, ठीक है। क्या कहलाता है ये? उभयनिष्ठ अनुस्पर्श, इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? उभयनिष्ठ अनुस्पर्श। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यही लंबाई चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई चाहिए। तो देखिए निकालने के लिए क्या किया इसका लंबाई, ध्यान दीजिएगा। पहले हम यहाँ से यहाँ मिला दिए, यहाँ से यहाँ मिला दिए। तो अब बताइए कि इसका लेंथ कितना होगा? तो ये तो R1 है, चूँकि ये रेडियस है, तो ये वाला पार्ट R1 रहा होगा, ये वाला पार्ट R2 रहा होगा, तो टोटल कितना हो गया? R1 R2। ओके, फिर क्या करते हैं, यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं, देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, फिर ये भी परपेंडिकुलर, चूंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। अब देखिए ये R1, तो ये भी लेंथ क्या रहा होगा आपका? R1, तो इतना सा क्या रहा होगा? ये R2 माइनस R1, और ये पूरा कितना हो गया? R1 प्लस R2। तो इसका लंबाई जितना होगा वह इसका लंबाई है। अगर इसको D मान ले तो ये भी D होगा, तो D का वैल्यू क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ओके, इसी को जब सॉल्व कीजिएगा तो रूट अंडर आ जाएगा 4R1 R2, ठीक है। जब आप लोगों को हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। शॉर्टकट भी सीखेंगे, और सबसे अच्छी बात कंसेप्ट को सीखेंगे। अगर कंसेप्ट आएगा तो हम लोग किसी भी सवाल को बना पाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और ये विश्वजीत कुमार आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद करता है। बाय बाय।